Acha, so Dr. Hassan, I would like to ask you, okay, what would you identify as the primary cause of all of this destruction that has happened? And also, okay, जो डैम्स हैं और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने किस हद तक इस सारे मसले को वर्सन करने में कितना रोल प्ले किया है? Also, there's this conversation that has been happening online के जहाँ जहाँ अभी हम फ्लड्स के वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ वहाँ हम कमेंट्स देख रहे हैं कि मजीद डैम्स बनाए जाएं फ्लड प्रिवेंशन के लिए. तो how as a hydrology expert, what are like the technical limitations of infrastructures like dams to prevent flooding or to maintain flooding? दूसरा साथ में आई थिंक एक बहुत अहम बात आपकी जो पिछले एक मुकालमे में काफी आई थिंक मिस इंटरप्रेट भी हुई है, वो हमने देखी है. you're a big proponent of letting the rivers flow, और जो यानी कि जितना भी दरमियान में दरियाओं को रोकने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हटाया जाए. बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट इनटू द पीपल्स इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन एक तरह से हमने फॉर्म की है. हमने कंट्रोल और प्रिवेंशन और ये सारी चीजें एक बहुत डिफरेंटली काफी लंबे अरसे से हमारे अंदर ड्रिल की जा रही हैं. तो अब ये इमेजिन करना ही ऐसे लगता है जैसे कोई बिल्कुल ही दीवानों वाली बात हो रही है. तो इस पे भी अगर आप थोड़ी बात करें कि आप कि हम बहुत करीब से आपके सारे लेक्चर्स और आपके टॉक्स हम आप फॉलो करते हैं, तो यू ऑल्सो सजेस्टेड हाउ जो रिवरलाइन aquifers hai, that they're also one of the best and one of the most sustainable ways of managing floods and just flood control and prevention में like they play a very important part. तो अब क्योंकि हम वेबिनार के थोड़ा एंड की तरफ हैं, तो एक I would just also like to talk about कि what is the way forward, and if we are talking about letting the rivers flow, तो exactly how are we planning to do that, or alternate क्या है to what is currently in place? जी, thank you very much first of all for inviting me to this webinar. मैं बताता चलूँ कि all TV channels of Pakistan उनको जो है ये बताया गया है कि वो मुझे अपने किसी भी शो में नहीं बुलाएंगे. और आई डोंट नो कि अगर ये वेब के ऊपर जाता है तो इसके ऊपर आपको कैमरा तो नहीं पूछेगा कि भाई आपने ये क्यों दोबारा उसी शख्स को बुला लिया है. असल में ये जो भी ये मुझे उन्होंने मना किया, उन्होंने मुझे मना नहीं किया. दे हैव स्टॉप्ड द साइंस फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड, और दे वांट टू रिप्लेस साइंस विद सूडो साइंस. और सूडो साइंटिस्ट जो हैं इस वक्त बड़े गर्मा गर्म तरीके से आगे आ रहे हैं और वही पुरानी चीज़ें बयान कर रहे हैं जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी बनने के बाद से अभी तक सुनते आए हैं. क्या है कि जी पाकिस्तान वाटर स्कार्स है, पाकिस्तान में पानी कोई नहीं है, पाकिस्तानी मर जाएंगे, पाकिस्तान डेजर्ट बन जाएगा. 89 की रिपोर्ट, 89 या 90 की रिपोर्ट कि अगर कालाबाग डैम ना बना 2010 तक तो आधा पंजाब और पूरा सिंध डेजर्ट बन जाएगा. उनकी रिपोर्ट ने ना पंजाब को डेजर्ट बनाया ना सिंध को डेजर्ट बनाया. फिर ऑफ रिसेंट टाइम्स 2017 की रिपोर्ट, 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, उनकी रिपोर्ट से भी पानी खत्म नहीं हुआ. अब एक और नई जो है ना कैंपेन शुरू हो गई है कि जनाब वो फलाना इंडेक्स कहता है कि जी अगर इतना पानी हो तो आप वाटर स्कार्स हैं. अब एक और स्केयर मॉन्गरिंग कैंपेन शुरू हो गई है, उस पर लोगों ने ब्लॉग्स करने शुरू कर दिए हैं. ना इनके ब्लॉग्स पाकिस्तान को मतलब है कि वाटर स्कार्स कर सकते हैं, ना इनकी कोई रिपोर्ट पाकिस्तान को अभी तक वाटर स्कार्स कर सकी है. एक और रिपोर्ट जिसका मैं इधर जिक्र करना चाहूंगा इंडस डेल्टा के हवाले से, उसको भी बहुत कोट किया जाता है कि जी वो रिपोर्ट कहती है कि जी अगर 5 MF पानी आना शुरू हो जाए और टोटल जो है वो 8 MF आना शुरू हो जाए एवरेज, और ये हो जाए तो वो हो जाए तो फिर इंडस में सी वाटर इंट्रूजन रुक जाएगी. अब मजे की ये बात कि ये वही लोग हैं जो इस रिपोर्ट को कोट करके कहते हैं कि 8 MF पानी से सी वाटर इंट्रूजन रुक जाएगी, और साथ ही वो कहते हैं कि जी 25 से 30 MF पानी समुद्र में गिर के जाया हो जाता है, और स्ट्रेट फेस के साथ कहते हैं. मुझे हैरत होती है कि इतना बड़ा जो है वो एक बेवकूफ़ी को स्ट्रेट फेस के साथ बोल देना किसी टीवी चैनल पे आके या अपने ब्लॉग में बैठ के, मतलब मुझे तो हंसी आती है. मैं क्या कहूँ इन लोगों को. ठीक है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि 20 से 25 गिर के जाया हो जाए. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. और ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और ये जितने भी इंडेक्स इन्होंने बनाए हुए हैं, अब मसलन वो एक फॉल्कनबार्ग इंडेक्स है
कि जी वो अगर इतना हो गया तो पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस हो गया या कंट्री वाटर स्ट्रेस हो गई। इसको बहुत कोट किया जाता है। फॉल्कर मार्क इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया गया था। जो जिसने बनाया था मिस फाल्कन मार्क, डॉक्टर फाल्कन मार्क, प्रोफेसर फाल्कन मार्क, शी वाज एन कंप्लीट साइंटिस्ट। लेकिन जब उन्होंने ये बनाया तो वो वर्ल्ड बैंक की एम्प्लॉय थी, अफ्रीका में काम कर रही थी। और इस इंडेक्स को लेके बहुत ज्यादा जो है वो डंडोरा पीटा जाता है कि जी क्योंकि आप वाटर स्टार्स हैं लिहाजा अपने डैम बनाने हैं। तो ये डैम मॉन्गर्स के हैं। बाकी भी जो दुनिया जान की रिपोर्टें हैं, चाहे वो यूनेस्को की हों, चाहे वो यूएनओ की हों, चाहे वो एफएओ की हों, चाहे वो किसी और इस तरह के जो है वो एनजीओ की हों जो कि इन इदारों से फंडिंग लेके खा रही है, आईएफआई से फंडिंग लेके खा रही है, वो सारे आपको यही बता रहे हैं कि जनाब आप वाटर स्ट्रेस हैं, आप मर जाएंगे। अब 2025 के बाद अब 2035 की बात हो रही है कि 2035 में पानी खत्म होना है, उसके बाद में क्योंकि 2050 में होना है। ये पाकिस्तान में फेयर मॉन्गरिंग की एक कंपेन है which is totally based on pseudoscience। और pseudoscience में they present it as a very believable fact। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो इनकी रिपोर्ट कहती है कि जी 8 से आपका डेल्टा उस पर सी वाटर इंट्रूजन रुक जाएगी और 20 गिर के जाया हो जाता है, तो अगर 20 गिर के जाया हो रहा है तो फिर इंट्रूजन क्यों हो रही है? सिंपली डज नॉट मैच द बाउंड्री कंडीशन। इनका ये कौन सा इंडेक्स है जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो 40 मिलियन एकर्स के ऊपर हर साल 2 दफा फ्लड इरिगेशन करता है? इतना पानी है पाकिस्तान के पास, हर साल 2 दफा फ्लड इरिगेशन करते हैं आप 40 मिलियन एकर्स के ऊपर, और आप कहते हैं आप वाटर स्कार्स हैं। सैलाब में डूब रहे हैं और कहते हैं आप वाटर स्कार्स हैं। और फिर इंडस का जो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स में से एक है। नॉर्मली कोई दरिया है वो रेनफॉल पे चल रहा है, कुछ छोटे मोटे ग्लेशियर्स के ऊपर चल रहा है, कोई ग्राउंड वाटर के साथ सप्लीमेंट होके चल रहा है। इंडस इज वन सिस्टम जिसके बीच में ए रोबस्ट समर मॉनसून एग्जिस्ट्स जो कि पिछले कोई 20-30 मिलियन साल से चल रहा है। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी वीक हो जाता है, कभी स्ट्रांग हो जाता है। दिस टाइम वी सॉ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर मॉनसून। in some recent years we also saw stronger than this monsoon। और उसके बाद में आपके पास ग्लेशियर्स हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मास ऑफ ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोल्स वो आपके रिवर्स को फीड करता है। इसके अलावा आपके पास इवन विंटर्स में भी रेन्स होती हैं, एंड दोज रेन्स although in percentage wise are smaller compared to these monsoon rains, in isolation अगर देखा जाए तो those rains are not insignificant। हमने देखा कि समर की लास्ट टाइम विंटर्स की रेंज कम हुई तो आपके जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, आपका तरबेला 0 लेवल पे आ गया, आपका मंगला 0 लेवल पे आ गया। तो ये तो इम्पैक्ट, इतना सा भी इम्पैक्ट ये आपके स्ट्रक्चर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते जब नेचुरल वेरिएशन होती है। तो ये तो नेचुरल वेरिएशन को हैंडल ही नहीं कर सकते। थोड़े से मानसून जो है वो स्ट्रॉन्गर हुआ तो सैलाब में उसने आपको डुबो दिया और स्ट्रक्चर्स उसकी रीजन बने। डैम्स आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं, इंडिया के डैम्स बार बार वो खोल रहे हैं, बार बार रिलीज कर रहे हैं। 98 में आपने भी अपना एक डैम खोला था और 1000 लोगों को डुबो के मारा था। तो बात यह है कि जितने मर्जी आप ब्लॉग्स कर लें, जितने मर्जी आप रिपोर्टें लिखवा लें, ना पाकिस्तान वाटर स्कार्स होगा ना स्ट्रक्चर जस्टिफाई होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि आप साइंस को ब्लॉक करके सूडो साइंस को उसी जगह पे लेके आ रहे हैं। बिलीवेबल तरीके से लोग बड़ी मीठी मीठी जुबान में बड़े प्यार प्यार से बड़े मुस्कुरा के कहते हैं कि ये देखिए जी, मैं नहीं कहता, वो कहता है, फलाना नहीं कहता, ये कहता है, ये रिपोर्ट नहीं कहती, वो रिपोर्ट कहती है। कहने दें, पूरी दुनिया भी अगर कह दे कि पाकिस्तान वाटर स्कार्स है और पाकिस्तान वाटर स्कार्स नहीं है, तो पाकिस्तान वाटर स्कार्स नहीं होगा, बिकॉज बाउंड्री कंडीशंस एक्सप्लेन नहीं करती ये रिपोर्ट्स। एक बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको बताई है इसकी कि आपका 2 दफा आप 40 मिलियन एकड़ को फ्लड इरिगेट करते हैं जिस मुल्क के वाटर रिसोर्सेज से, वो वाटर स्कार्स कैसे हो सकता है? इसको एक्सप्लेन करे कोई भी इनका इंडेक्स विंडेक्स जो भी बनाते हैं। उसके बाद में आ जाएं आप उसके ऊपर मजीद बाउंड्री कंडीशंस पे आ जाएं। आपके ग्लेशियर्स, ऑल्दो के उनके बीच में उतार चढ़ाव माजी में भी हुआ है, आइस एजेस आई हैं, आइस एजेस गई हैं, ग्लेशियर एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं। माउंटेन्स में जाएं तो कोई ग्लेशियर जियोलॉजिस्ट को साथ ले जाएं, वो आपको बताएगा कि किधर किधर तक ग्लेशियर रहे हैं, किधर इस वक्त है और किधर तक जा सकते हैं। These glaciers can get smaller, but they are never going to go. Or even smaller glaciers will release more or less as much water as the current glaciers are. क्योंकि जिस वक्त ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं या वो रिट्रीट करते हैं,
तो आगे वाला उनका मास जो है वो रिट्रीट होके तो पानी बांध के नीचे निकल जाता है, लेकिन पीछे उनका मास रिट्रीट नहीं कर रहा होता, ना वो मेल्ट हो रहा होता है, क्योंकि इवन इन द पीक ऑफ समर the glaciers which are at very high altitude they remain frozen and they do not release water. तो अब वो पार्ट ग्लेशियर का पानी रिलीज करेगा जो पहले रिलीज नहीं कर रहा था। तो मोर और लेस ग्लेशियर्स के छोटा होने से भी आपके इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क बहुत जल्दी नहीं आने वाला, लेकिन स्केयर मॉन्गरिंग के लिए बहुत है कि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे 2021 तक खत्म हो जाएंगे। भी खत्म नहीं होंगे। मैं तो जिंदा नहीं होऊंगा इंशाल्लाह 2021 तक, लेकिन ग्लेशियर्स होंगे। ठीक है, तो ये भी, और स्केयर मॉन्गरिंग एंड स्केयर मॉन्गरिंग डरा डरा के मार दिया आप लोगों को ऊपर से। अब एवरीबॉडी नोज, अभी थैंक्स टू सैटेलाइट इमेजिंग अब हर बंदे की एक्सेस में है कि वो नेट पे जाके देखे कि वो गुब्बारे बन रहे हैं। जैसे किसी आप चलती हुई पाइप को आगे से पकड़ के उसको दबा देना और वो प्लास्टिक का पाइप है तो उसके पीछे गुब्बारा सा बन जाता है प्रेशर की वजह से। आप अपने दरियाओं को देखें, हर ब्रिज हर बैराज के ऊपर वो गुब्बारा सा बनता है जिसके बीच में सैलाब आया हुआ है। अभी लाशारी साहब जो स्लाइडें दिखा रहे थे उसमें क्या है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि नीचे वो बैराज है जिसने दरिया का गला घूंटा हुआ है और पानी ऊपर जा रहा है। और किधर जाएगा, पानी ने ऊपर ही जाना है, बैक वाटर कर्व बनेगी, सिंपल साइंस है। लेकिन वो ये है कि हम तो सूडो साइंस को लेके आए, हम क्यों साइंस को माने। फिर एक और चीज जो अभी इब्राहिम साहब बता रहे थे अपनी बातों में, डेल्टा की इरोजन का, एलबीओडी का, आरबीओडी का, आप देखें आपने एक बहुत बड़ी साइंस को वायलेट किया है इन दी बेसन डेवलपमेंट। एक बड़े सिंपल सी हाइड्रोलॉजी 101 का एक लेक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मास बैलेंस, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, टू बी मोर टेक्निकल। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि अगर एक पार्ट ऑफ मास एक सिस्टम में एंटर हो रहा है और वही मास जो है वो निकल रहा है, तो ओवर ए लॉन्ग टर्म उस मास में जो चेंज है निकलने वाले में और आने वाले में, दैट इज चेंज इन स्टोरेज। और फॉर ए सस्टेनेबल सिस्टम ओवर ए लॉन्ग टर्म एवरेज, दैट्स इफ वो जो चेंज इन स्टोरेज है दैट इक्वेट्स टू जीरो, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम सस्टेनेबल है। अगर मास ज्यादा आ रहा है और कम निकल रहा है तो वो मास आपके सिस्टम में एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर ज्यादा निकल रहा है और कम आ रहा है तो आपका सिस्टम उस मास को लूज कर रहा है। ये ओपन सिस्टम्स हैं जिसके बीच में मास एक्सचेंज होता है। अब जब हम पानी की बात करते हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पानी के ऊपर लेके आते हैं, तो पानी के मास में सिर्फ पानी नहीं है, दो और चीजें भी हैं। पानी के मास में डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं जिनको हम सॉल्ट्स कहते हैं, पानी के मास में रेत और मिट्टी है जिसको हम सिल्ट कहते हैं। अगर आपका पानी जितना आ रहा है उतना निकल नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में पानी एक्यूमुलेट हो रहा है और कहीं ना कहीं पे आपके सॉल्ट एक्यूमुलेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पे आपकी सिल्ट एक्यूमुलेट हो रही है। अब ये जो सिल्ट एक्यूमुलेशन है ये आपके डैम्स और बैराजेस में सिल्ट एक्यूमुलेशन हो रही है। और अभी लोग बड़ा क्लियरली इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि जी डैम के गेट, बैराज के गेट बंद हो गए सिल्टिंग की वजह से, दरिया का लेवल ऊंचा हो गया सिल्टिंग की वजह से। आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को वायलेट किया हुआ है। ये तो होगा, आप इसके लिए उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, जब तक अपनी साइंस को सीधा नहीं करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम हर आने वाले दिन के बाद बढ़ेगी। फिर इसी सिल्ट की केस में एक और चीज है कि आपकी माउंटेन्स नेट इरोजनल रिजीम है, वहां से ये सिल्ट प्रोड्यूस हो रही है, वहां से इरोजन हो रही है, आपके ग्लेशियर्स और आपके रिवर्स माउंटेन्स को इरोड कर रहे हैं। वो जो इरोजन का मटेरियल है विच वी कॉल सिल्ट, उसका अगर वहां पे इरोड हो रहा है तो अगेन मास बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं पे डिपॉजिट भी हो रहा होगा। और आपका अल्टीमेट डेपोजिशनल रजीम इंडस का डेल्टा है, जो इन तमाम जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान से दरिया आ रहे हैं, इन सब की सिल्ट का अल्टीमेट डेपोजिशनल रजीम वाज योर इंडस डेल्टा। अब आपने क्योंकि फार्मूला बनाया कि जी समुद्र में गिर के पानी जाया होता है, तो आप उस ज्यादती को रोकने के लिए आप पानी को ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं और रोक रहे हैं। कुछ सिल्ट उसमें नहरों में निकल जाती है, कुछ डैम्स और बैराजेस में ट्रैप हो जाती है। उधर से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो डैमेज करती है और इधर से डेल्टा के ऊपर वो सिल्ट नहीं आती। ये सिस्टम आज नहीं बना, ये कुछ 40 मिलियन 50 मिलियन साल में ये सिस्टम बना है, ये डेल्टा इवॉल्व हुआ है, ये फ्लड प्लेन्स बने हैं। आपने उस मैकेनिज्म का बेड़ा गर्क कर दिया जो इस सिस्टम को बना रहा था और चला रहा था।
और अब आप कह रहे हैं कि जनाब हमने मजीद वही सिस्टम बनाने हैं और उसी फिलॉसफी पे चलना है कि समुद्र में गिर के पानी जाया होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कितने आराम से स्टेट फेस से कह देते हैं कि समुद्र में गिर के पानी जाया हो जाता है। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी और ये इंडस इंडस बेसिन डेवलपमेंट वर्क्स वगैरह शुरू हुए तो एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बाहर अंग्रेजी का नया लफ्ज याद किया गया, जो उस वक्त, अभी की डिक्शनरी का मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त की डिक्शनरी में नहीं मिलता था। एस्केपेज। एस्केपेज इज बिलो कोटरी। एस्केप करना तो मतलब कुछ चीज थी जो आपके हाथ से निकल गई, जैसे कोई चोर भाग गया, पकड़ा नहीं गया, सामान उठा के निकल गया, एस्केप हो गया। आपने पानी को एस्केपेज का नाम दे दिया, समुद्र में जा रहा है विद सिल्ट। फिर तीसरी चीज सॉल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एलबीओडी आरबीओडी ये क्यों 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 बनाए जा रहे हैं? वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को एड्रेस करने के लिए। क्योंकि आपने अगेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जब वायलेट किया तो आपका वो जो सॉल्ट दरिया के बीच में डिसॉल्व होता था फ्रॉम द माउंटेन्स। ये आपके माउंटेन्स बाय द वे ये ओल्ड सी बेड्स हैं। These mountains have a lot of salt deposits because they were old seabeds. तो इन माउंटेन्स में से बहुत सारा सॉल्ट लीच होता है, जो कि इंडस रिवर सिस्टम उस पूरे सॉल्ट को वहां से जो लीच होता था ला के समुद्र में डंप कर देता था। अब क्योंकि पानी समुद्र में नहीं जा रहा तो सॉल्ट भी समुद्र में नहीं जा रहा। फिर जब वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होती है तो आपको समझ नहीं आती कि क्या करें। आपने एक तरफ से बनाई ड्रेनेज नेटवर्क आपने बनाया, इधर से चला के सॉल्ट को इधर ले आए, उधर से चला के उधर ले आए। जहां पे सैलिनिटी पहले थी वहां से खत्म हो गई, जहां पे लेके गए उधर शुरू हो गई। तो ये कॉमन के एरियो में आप पड़े हुए हैं, बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं, और यू आर नॉट लेटिंग दैट सॉल्ट गो इनटू द सी। और उसके जो सी में जाने का नेचुरल तरीका है दैट इज थ्रू द रिवर, थ्रू द डेल्टा। आपने कहा जी डेल्टा को मारो गोली, हम एलबीओडी से लेके जाएंगे, आरबीओडी से लेके जाएंगे। और क्योंकि आपको ये जो रिजीम होता है ना, जो सी वाटर और उसका लैंड का, स्पेशली द लैंड विच इज लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल लाइक डेल्टा, उसके बीच में इस वक्त की इंजीनियरिंग इज नॉट देयर येट कि वो उस तरह का सिस्टम इवॉल्व करे जिस तरह के नेचुरल रिजीम इधर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इवॉल्व हुआ है। आपने एक साइंस की एलबीओडी की और 70 किलोमीटर समुद्र अंदर आ गया। तो दिस इज वेयर यू आर। आपकी ना साइंस कंप्लीट है, ना इंजीनियरिंग कंप्लीट है, ना आपकी इंडस की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है, ना आपको साइंस की बेसिक इक्वेशन जो हाइड्रोलॉजी 101 में पढ़ाई जाती हैं वो ठीक है। आप कहते हैं जी इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने आके ये कह दिया, फलाने ने ये इंडेक्स बना दिया, फलाने ने ये क्या बना दिया। ये चीजें आप कर रहे हैं और फिर साइंस को ब्लॉक करके सूडो साइंस को प्रमोट कर रहे हैं। देन गुड लक विद यू। फिर जो हो रहा है यही होगा, अगले साल भी यही होगा। बाय द वे, ये जो इस दफा के सैलाब हैं या जो मानसून है, this is not a very unusual monsoon. This is not a very strong monsoon. This region has seen much stronger monsoons in the past. Even 2010 का और 2015 का monsoon was much stronger than this one. The only difference this time is कि ये उस जगह पे हुआ है monsoon जिस जगह पे recent floods में 2010 और 2022 में नहीं हुआ। ये उन कैचमेंट्स में हुआ है जो दरिया ईस्ट से आ रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं हुआ। रिसेंट मेमोरी में 1988 में भी हुआ था, 38 years ago। उस वक्त रावी वाज नॉट मच इम्पैक्टेड, लेकिन आपका जो सतलुज और ब्यास हैं दे वर सीवियरली इम्पैक्टेड, और उस वक्त भी सतलुज में इसी तरह से पानी आया था पाकिस्तान में। फिर अगर आप सैटेलाइट इमेजेस पे जाके देखें तो ये तो दरियाओं के रास्ते हैं। दीज रिवर्स आर डिजाइंड बाय नेचर टू हैंडल इवन बिगर फ्लड्स विद इन देयर फ्लड प्लेन्स। आप कहीं जाके मैप्स के ऊपर देख लें, सैटेलाइट इमेजेस पे जाके देख लें, यू डोंट इवन नीड एक्सपर्ट्स कि वो इंटरप्रेट करके दें। आप पुरानी इमेजेस निकालें इन फ्लड से पहले के, एंड जस्ट लुक एट दोज इमेजेस, कलर्ड इमेजेस हैं, जस्ट लुक एट दोज इमेजेस एंड यू विल क्लियरली सी कि डिस्पाइट ऑल these डेवलपमेंट मॉडल्स, डिस्पाइट ड्राइंग अप ऑफ आवर रिवर्स, डिस्पाइट डाइवर्टिंग द रिवर्स, जो फुटप्रिंट है नेचुरल रिवर पाथ का, दैट इज सीन, दैट कैन बी क्लियरली डिसाइफर्ड बाय एन ऑर्डिनरी पर्सन ऑन द सैटेलाइट मैप्स कि अच्छा ये दरिया का रास्ता यहाँ से गुजर रहा है। और अब आप देखें जितने आपके फ्लड वाटर्स हैं वो सारे अपने रास्ते के बीच में, कोई भी बाहर नहीं गया, कहीं भी पानी दरिया से बाहर नहीं निकला,
वो अपने रास्ते में जा रहे हैं। ये जो ब्यास का ओल्ड बेड है, दिस दिस रिवर वाज इनिशियली फ्लोइंग इनटू चिनाब रिवर। ये रावी और सतलुज के दरमियान में से बहता हुआ आता था और चिनाब को ज्वाइन करता था, ये जलालपुर पीरवाला के पास। और वो बेड अभी भी मौजूद है और लोगों को पता है, लोकल्स न्यू इट, कि ये ओल्ड बेड ऑफ ब्यास है। और ये जो ब्यास है, इट वाज, ये अब रिवर प्लेन्स का फिनोमेना होता है। समवेयर इन द 1800s दिस अंडर फ्लडिंग कंडीशन इस दरिया ने छांग लगाई और ये सतलुज में जाके गिरना शुरू हो गया और फिर सतलुज में बहना शुरू हो गया। लेकिन हाई फ्लड्स में ये फिर अपने पुराने बेड में वापस आता था और इस दफा भी यही हुआ है। आपने जो फ्लड के बंद तोड़े हैं उनको भी नीचे का रास्ता मिला है, तो वो भी ओल्ड बेड ऑफ ब्यास में आया है। और जो आपने वो रावी के साथ ब्रीचिंग वगैरह किया, उसका पानी भी निकल के ओल्ड बेड ऑफ ब्यास में आया। भाई ये भी पानी का रास्ता था। आप इसके बीच में पूरे पूरे शहर बसा के बैठे हुए हैं। प्रोबेबली मोटरवे भी वहीं से टूटा है जो ओल्ड ब्यास का रास्ता था। वो बैक वाटर फ्लो भी उसी, जाहिर है वो टोपोग्राफी डिप्रेशन में गया है बैक फ्लो में। तो ये सारी चीजें तो अब ऑब्वियस हैं। तो अब जब हमने ये सारी प्रॉब्लम्स देख ली, आइडेंटिफाई कर ली, लेमैन को भी समझ आनी शुरू हुई, एक्सेप्ट फॉर सूडो साइंटिस्ट, सबको समझ आ रही हैं। लेकिन नहीं, हमने नहीं माना। मैं तो ना मानू, मैंने तो बैराज बनाने हैं, मैंने तो 2 और बैराज बनाने हैं चिनाब के ऊपर, मैंने तो 2 और बनाने हैं सतलुज के ऊपर, मैंने तो डैम बनाने हैं, इधर भी बनाना है उधर भी बनाना है, मैंने तो रूडा भी बनाना है, मैंने तो मजीद कंपनसेशन दे के जो सोसाइटियां डूब गई हैं उनको मजीद उधर भी हम दीवारें बनाएंगे, कंक्रीट की दीवारें बना देंगे। सैंड के बीच में आप कंक्रीट की दीवार बनाएंगे, अगर फ्लड आएगा तो सैंड के नीचे से पानी सीप करके दूसरी तरफ दोबारा निकल आएगा। बना के देख लें दीवारें, लोग फिर डूबेंगे। और लोगों को बेवकूफ बनाना विद द हेल्प ऑफ सूडो साइंटिस्ट्स इज वेरी इजी। इट्स इजियर टू फूल पीपल देन टू टीच देम द राइट साइंस। अगर साइंस को समझना इतना आसान होता तो मेजॉरिटी साइंटिस्ट की होती। लेकिन और उन लोगों को जो है ना वो हुकूमतें हायर करती हैं जो ठीक साइंस की बात करते हैं, ना कि सूडो साइंटिस्ट को। तो लिव विद द सूडो साइंटिस्ट, खुश रहें जी। मैं तो कहता हूँ जी सूडो साइंटिस्ट को सुनते रहें, वो भी आपके लिए ऐसे ऐसे गीत गाएंगे, साथ वो आपको डराएंगे और साथ वो आपको बताएंगे कि अगर आपने डैम ना बनाया तो बस आप मर जाएंगे। तो मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ। हल मैंने बहुत ज्यादा बताए हैं, मैं दोबारा नहीं बताता। मुझे पता नहीं आपके चैनल को भी कोई बैन ना कर दे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई बैन ना कर दे। वो हल इनको बहुत चुभते हैं, उसके खिलाफ बड़ी उल्टी सीधी बातें और उसको तोड़ मोड़ के पेश करना, उस हल को समझने के बजाय उसको बिगाड़ के इस तरह से पेश करना है कि लोग अच्छा 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 ये तो हो ही नहीं सकता। वाकई वाकई सूडो साइंटिस्ट तो ठीक कहता है जी। थैंक यू वेरी मच।